ये बच्चा डेफिनेशन लिखी है हीट कैपेसिटी की, और इसी से ना थर्मोडायनेमिक्स वाला भी हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे आज। तो स्ट्रिक्टली डेफिनेशन पर रहिएगा। अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, इसको अगर हम डेल्टा क्यू से डिनोट कर देते हैं हीट रिक्वायर्ड को, और टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कुल मिलाकर के हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये क्वांटिटी आप डिफाइन कर रहे हो हीट कैपेसिटी। एंड नॉर्मली इसको हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल ऑफ कैपिटल सी। हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। बिकॉज हीट अपॉन अ टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट बन जाएगी कैलोरी अपॉन डिग्री सेल्सियस। नाउ इसके अंदर अगर हम कुछ स्पेसिफिकेशन कर देते हैं हीट कैपेसिटी के अंदर, कुछ स्पेसिफिकेशन, मतलब अभी क्या है कि जो यहाँ पर सब्सटेंस यूज किया गया है उसकी क्वांटिटी के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। मतलब कितना सब्सटेंस है, कितना मटेरियल है, उसके क्वांटिटी के बारे में इस डेफिनेशन में कोई बात नहीं है। मतलब मटेरियल है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो किसी भी क्वांटिटी के मटेरियल के लिए टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी मुझे, वो हीट उसकी हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देती है। अब अगर हम क्वांटिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दें तो यहां पर एक और डेफिनेशन कह सकते हो कि इफ वी टेक स्पेसिफिकली 1 किलोग्राम, इफ वी टेक स्पेसिफिकली 1 किलोग्राम ऑफ मटेरियल, और उसके लिए अगर हम टेम्परेचर राइज करें, मतलब उसकी हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें स्पेसिफिकली फॉर द 1 किलोग्राम ऑफ द मटेरियल, तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये हीट कैपेसिटी। बट अगर इसको आप 1 किलोग्राम के लिए डिफाइन करना चाहते हो, यानी कि पर यूनिट मास के लिए, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, तो क्योंकि इसमें मास को स्पेसिफाई किया जा रहा है 1 किलोग्राम, और इस वजह से इसको नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको? हीट कैपेसिटी इज सिंपली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड इट कैन बी फॉर एनी क्वांटिटी ऑफ मास, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 10 ग्राम, किसी भी क्वांटिटी के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर उसकी हीट कैपेसिटी है। बट क्वांटिटी अगर स्पेसिफाइड कर दी जाए कि ये 1 किलोग्राम है सिर्फ, तो 1 किलोग्राम के मटेरियल के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट किलोग्राम, ये क्वांटिटी हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो नॉर्मली स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। एंड ऑब्वियसली इसकी यूनिट बन जाएगी कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेफिनेशन दोनों क्लियर हुई है वाली? यस सर। ठीक, इसमें क्वांटिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो वो हीट कैपेसिटी है। और अगर क्वांटिटी स्पेसिफाइड है तो ये स्पेसिफिक इसी वजह से स्पेसिफिक है, बिकॉज स्पेसिफाई कर रहे हो मास को। और इसी में एक स्टेप और आगे चले जाए, अगर हम मास स्पेसिफाई करने की जगह गैसेस के केसेस में मोल्स स्पेसिफाई कर दें, तो डेफिनेशन यहां से बदल जाती है, और नाउ इट बिकम्स हीट नीडेड टू रेज, या हीट नीडेड बाय अ गैस ऑफ 1 मोल। तो यहां पर मोल स्पेसिफाई कर दीजिए कि 1 मोल की गैस अगर है तो उसके लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड करें नंबर ऑफ मोल से, इसका मतलब हम लोग पर मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, हीट रिक्वायर्ड पर मोल एंड पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये भी क्वांटिटी कैपिटल सी से डिनोट की जाएगी, और इसको हम नाम देते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिकली गैसेस में यूज करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। सो 3 तरीके के हीट कैपेसिटी है। एक नॉर्मली हीट कैपेसिटी जो विदाउट
क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो पर किलोग्राम है, और मोलर हीट कैपेसिटी वो पर मोल है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द 1 मोल ऑफ गैस टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये 3 अलग अलग डेफिनेशन, और इन्हीं को अगर हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में यानी कि कैलकुलस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो जो हीट कैपेसिटी है वो कैलकुलस के फॉर्म में लिखी जा सकती है dq by dt। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर हम कैलकुलस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इन कैलकुलस फॉर्म इट इज dq डिवाइडेड बाय मास m इनटू dt। और मोलर हीट कैपेसिटी को अगर हम कैलकुलस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये चीज बन जाती है dq डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल n एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर dt। ना सॉलिड्स में और लिक्विड्स में अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे सॉलिड हैं या फिर लिक्विड है इनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, और गैसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ी सी अलग है। और ये अलग इसलिए है कि बिकॉज सॉलिड में और लिक्विड में मोस्टली जो हीट कैपेसिटी है वो एक रफली कांस्टेंट वैल्यू है, इज रफली कांस्टेंट, और वो अराउंड 3R के आसपास आती है। बट ये न्यूमेरिकल्स में प्रोवाइड किया जाएगा आपको, सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी रफली 3R के इक्वल है, न्यूमेरिकल्स में प्रोवाइडेड होती है। और गैसेस के केस में जो उसकी हीट कैपेसिटी है जिसको कि मोलर हीट कैपेसिटी का नाम दे रहे हो, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो हीट हमने दी है वो हीट जब हमने गैस को दिया था तो उस टाइम पर गैस की कौन सी क्वांटिटी वेरी कर रही थी, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट थी, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा था या वॉल्यूम चेंज हो रहा था या टेम्परेचर चेंज हो रहा था या तीनों ही चेंज हो रहे थे। दैट मीन्स कुल मिलाकर के ये एक तरीके से प्रोसेस पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी होती है। मतलब अगर गैस को हीट करते समय उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अलग आंसर आएगा, गैस को हीट करते समय प्रेशर कांस्टेंट है तो अलग आंसर आएगा, गैस को हीट करते समय मान लिया जाए टेम्परेचर कांस्टेंट है, अलग वैल्यू बन जाएगी इसकी। सो मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है तरीके पे, किस तरीके से गैस को हीट दी जा रही है, कौन सा पैरामीटर उसका वेरिएबल रखा जा रहा है, कौन सा पैरामीटर उसका कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो पहले थोड़ा सा हम गैसेस पे जाएंगे बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में वापस सॉलिड एंड लिक्विड तो फिर आ जाएंगे। तो गैसेस के लिए जो हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन पे ही फोकस करेंगे। डेफिनेशन कहता है कि मोलर हीट कैपेसिटी कैपिटल सी इज कैलकुलस फॉर्म है, इट इज अ dq अपॉन अ नंबर ऑफ मोल अपॉन इट्स dt, मतलब कि चेंज ऑफ टेम्परेचर। और एक कंसेप्ट थोड़ा सा आगे का यूज करेंगे जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें एक लॉ कहता है कि जो हम गैस को हीट सप्लाई करते हैं dq वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन बाय द गैस एंड प्लस एक और क्वांटिटी आती है, मतलब हीट सप्लाई चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी du। इनका डेरिवेशन आगे कर लेंगे बट अभी क्योंकि टॉपिक एक साथ करना है। और जो वर्क डन बाय गैस है उसका भी एक बहुत एलिमेंट्री फॉर्मूला है जो ऑब्वियसली क्लास 11th में हर बच्चे ने करा होता है। वर्क डन को हम डिनोट करते हैं प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस P एंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ वॉल्यूम dV। इससे आप शायद फेमिलियर हो गए, dW वर्क डन इज प्रेशर इनटू dV। और ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसका फॉर्मूला ना पढ़ा हो, NCV/dt। NCV/dt, बट मैं CV के फॉर्म में नहीं जाना चाह रहा। एक्चुअली मैं यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला राइट करूंगा, डिराइव नहीं करेंगे इसको। जो कैपिटल U है जिसको कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कह रहे हैं, वो उसका एक फॉर्मूला होता है विच इज N नंबर ऑफ मोल गैस कांस्टेंट R into small f which is the degree of freedom and temperature at T divided by 2, small f called as a degree of freedom। तो अभी जो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, मतलब डेरिवेशन स्किप कर रहे हैं यहाँ पर अभी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पूरे थर्मोडायनेमिक्स के लिए कि इंटरनल एनर्जी बराबर नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय गैस कांस्टेंट इनटू द डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू टेम्परेचर
एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में एंड डिवाइडेड बाय 2। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी अपनी कुछ वैल्यूज होती है। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इसकी भी एटॉमिसिटी के हिसाब से वैल्यूज बनती है, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉली एटॉमिक, इन सबको लेकर के। तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या क्या वैल्यूज होती है। तो तीन तरीके के गैसेस के बारे में आपको बताया जाता है, एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए, एक डायटॉमिक गैस के लिए और एक पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए। इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी मोशन के रिस्पेक्ट में, डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन के रिस्पेक्ट में। तीन तरीके के मोशंस होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन, जिसके अंदर ये बताया जाता है, ये फैक्ट बेसिस है इसलिए याद कर लो। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांसलेटरी मोशन 3, करस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल मोशन 0 एंड करस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन इज आल्सो 0, मतलब कि टोटल आपका 3 आएगा। डायटॉमिक गैसेस में ट्रांसलेटरी मोशन के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3, रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 और वाइब्रेशंस के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2। पॉलीएटॉमिक गैसेस में ट्रांसलेटरी के करस्पॉन्डिंग 3, रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग 3 एंड वाइब्रेशंस के करस्पॉन्डिंग 2। ये एक तरीके से चार्ट बनता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से। और एक लॉ है जिसको कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम नाम देते हैं, विच इज इक्विपार्टीशन लॉ। और इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या एक स्टेटमेंट है, बिकॉज ये भी एक लॉ है और ये सब थ्योरेटिकल लॉज है। तो इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी का एक स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, that is degree of freedom, for every degree of freedom of a molecule, एनर्जी की एक स्पेसिफाइड वैल्यूज है उसमें, मतलब एनर्जी क्वांटाइज्ड है वहां पर। एनर्जी का क्वांटाइजेशन किया गया है कि फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल एनर्जी इज इक्वल टू जस्ट हाफ k मल्टीप्लाइड बाय t। इसको एनर्जी क्वांटाइजेशन बोला गया। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि चार्जेस के बारे में होता है ना, कि अगर किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर वो 3.2 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 4.8 होगा। मतलब एक मिनिमम वैल्यू बता दी गई और उसमें जितने ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम आए उतना मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी एक स्पेसिफाइड लॉ है, फिक्स लॉ है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू हाफ इंटू k इंटू टी होती है एक मॉलिक्यूल के केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लॉ का मतलब ये भी हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेशनल, मोनो, डाया, पॉली, इन सब के बारे में बात करें अगर, तो क्योंकि हमारे पास 3 ट्रांसलेटरी, मतलब मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और ये लॉ कहता है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kT की एनर्जी होगी। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर है तो एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों 0 होंगे। डायटॉमिक गैसेस में भी ट्रांसलेट करने का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT के बराबर है, तो यहाँ पर टोटल 3/2 kT, यहाँ पर भी टोटल आपका 3/2 kT। लेकिन रोटेट करने के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब रोटेट करने की एनर्जी 2 इंटू हाफ kT, यहाँ पर 3 इंटू हाफ kT। वाइब्रेट करने के 2 है तो 2 इंटू हाफ kT और यहाँ पर भी 2 इंटू हाफ kT। जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतना आप मल्टीप्लाई करते जाइए, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें
तो टोटल एनर्जी फॉर द मोनोएटॉमिक गैस, टोटल एनर्जी फॉर द डायटॉमिक गैस एंड टोटल एनर्जी फॉर द पॉलीएटॉमिक गैस में यहाँ पर बन जाएगा आपका 3/2 kT टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू यहाँ पर, अब इसके अंदर दो केसेस होते हैं न्यूमेरिकल्स में, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में वाइब्रेशंस को इग्नोर किया हुआ है। मतलब हमारे सिलेबस में जब तक की प्रॉब्लम ये स्पेसिफाई ना करे, और इस बार के मेंस के पेपर में स्पेसिफाई किया गया था एक क्वेश्चन, किसी एक सेशन में ये कहा गया था कि आपको वाइब्रेशन की एनर्जी कंसिडर करनी है। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में हम वाइब्रेशन वाली एनर्जी कंसिडर नहीं करते हो, इस वजह से डायटॉमिक की जो टोटल एनर्जी लिखी जाती है वो सिर्फ रोटेशनल और ट्रांसलेशनल को मिला करके लिखा जाता है, विच मीन्स कि ये 5/2 kT इग्नोरिंग वाइब्रेशंस। और कंसीडरिंग वाइब्रेशंस में चले जाएंगे, अगर वाइब्रेशन को कंसीडर करना है ये तभी कंसीडर करेंगे जब न्यूमेरिकल में लिखा हो, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ये चीज लिखी होनी चाहिए दैट कंसीडर द वाइब्रेशनल एनर्जी। अदरवाइज हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे वो जेई मेन का न्यूमेरिकल कर रहे हो चाहे जेई एडवांस का कर रहे हो, अनटिल उन्होंने क्वेश्चन में लिखा ना हो वाइब्रेशन के बारे में कुछ, तो आप सिर्फ ये दो एनर्जी कंसीडर करिए। तो या तो 5/2 kT लिखा जाएगा, और अगर वाइब्रेशन मेंशन है तो प्लस 2 इंटू हाफ kT और हो जाएगा, यानी कि 7/2 kT। सिमिलरली पॉली में भी जब तक क्वेश्चन में वाइब्रेशन के बारे में कोई जिक्र न किया जाए, कुछ लिखा ना जाए, तब तक नहीं लेना है। तो ये सिर्फ दो लेंगे हम, और इन दोनों के हिसाब से जो एनर्जी होगी वो 3 kT की आएगी, 3/2 प्लस 3/2 बिकॉज 3 kT। या फिर अगर वाइब्रेशन को स्पेसिफाई किया जा रहा है तो फिर kT और ऐड कर लीजिए उसमें, ये टोटल बन जाता है 4 kT का। ये एक मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है, मतलब ये जो भी एनर्जी लिखी गई है ये सिंगल मॉलिक्यूल की। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, फैक्ट बेसिस पे। ओके, नाउ तो ये जो हमारा ये एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, कि एक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी हो सकती है और उसका बाइफर्केशन कैसे हो सकता है, मतलब कौन से सेगमेंट में कितनी एनर्जी होगी ये भी पता होना चाहिए। नाउ इसी को इंटरनल एनर्जी भी कहा गया है, मतलब टोटल एनर्जी इन ऑल द पॉसिबल फॉर्म्स, टोटल एनर्जी इन ऑल 3 पॉसिबल फॉर्म्स, उसको हम नाम देते हैं गैस की इंटरनल एनर्जी यू। तो इतनी इंटरनल एनर्जी एक मॉलिक्यूल के पास है, तो अगर हमारे पास n मोल ऑफ गैस होंगी, तो आप खुद सोचो सिस्टम क्या कहता है, हाफ k इंटू टी। ये एक मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है, तो अगर हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम f हो जाएंगे तो इसमें f और मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ kT फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो f मल्टीप्लाई कर लीजिए फॉर ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। बट ये अभी भी पर मॉलिक्यूल है, तो अगर n मोल गैस होगी तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे, मोल्स इनटू द एवोगैड्रो नंबर, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और हाफ k इंटू टी इंटू एफ, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये टोटल मिला दीजिए तो ये पूरी पूरी इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल गैस बन जाती है। और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये भी अपने आप में डिफाइंड है, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो वो Na और Na कैंसिल करके ये वाला फॉर्मूला बन जाता है कुल मिलाकर के इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। सो थ्योरेटिकल लेवल पर अगर बात की जाए कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस से क्या मतलब निकलता है, वो कौन सी एनर्जी को स्पेसिफाई कर रहे हैं वहां पर, तो आंसर ये आएगा, internal energy of ideal gas means the sum of all the possible forms of kinetic energy of that molecule। टोटल काइनेटिक एनर्जी बताते हो आप, जितने उस मॉलिक्यूल में जितनी भी पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज है उनका टोटल कर दीजिए तो वो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू बनता है। और काइनेटिक एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं उसका भी एक रीजन है, क्योंकि आइडियल गैसेस में एक एजम्पशन दिया जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आएगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी वही एग्जिस्ट करती है जहां कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो।
तो आइडियल गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ना होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हुई। तो जो काइनेटिक एनर्जी हुआ उसी को हम लोगों ने गैस का इंटरनल एनर्जी का नाम दे दिया। यहां तक पॉइंट सारे क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है जी। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं केटीजी के अंदर, वो डिस्कस करा जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो हमारा क्योंकि टॉपिक मोलर हीट कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी है वो डिस्कस हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला अब आपको मेमोराइज करना है हमेशा। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी NRFT डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अपने आप वाइब्रेशंस को कंसिडर कभी नहीं किया जाता है। मतलब कि अगर मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी जाए तो 3, डायटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और पॉलीएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 मानेंगे। ना तो जो हम बात कर रहे थे कि जो DQ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, इट वाज DW प्लस DU, और DW को हम बोलते हैं प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय DV। नाउ DU, तो इट इज D, और अभी भी हम लोगों ने U के बारे में डिस्कस किया है कि इट इज NRF कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर DQ, तो यहाँ से DQ की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है P इंटू DV प्लस N कांस्टेंट रहेगा, गैस कांस्टेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट है, बाय 2, तो सिर्फ टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करेंगे तो DT, ये DQ की वैल्यू आ रही है फॉर द गैसेस। और जो डेफिनेशन है हमारी, मैं कहता सिर्फ डेफिनेशन फॉलो करनी है। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको C मोलर कर दे रहे हैं, सो दैट याद रहे, मोलर हीट कैपेसिटी इट वाज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द 1 मोल गैस पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब DQ बाय NDT। और ये DQ हमारा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यार, इसको हम डिवाइड करें अगर NDT से तो हमारे लिए जो वैल्यू बनेगी वो ये बन जाएगी, मतलब दिस होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय NDT, दिस इज DQ एंड डिवाइडेड बाय NDT। तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, RF बाई 2 एंड प्लस प्रेशर P डिवाइडेड बाई N और DV ओवर DT। सो अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ कि एक गैस की हीट कैपेसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है। किसी आइडियल गैस की मोलर हीट कैपेसिटी अगर मुझे पता करनी है तो रिजल्ट ये रहेगा, RF बाई 2 प्लस P अपॉन N DV बाय DT। अब इसके थ्रू मोलर हीट कैपेसिटी निकालते कैसे हैं, मतलब इस रिजल्ट के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ मोलर हीट कैपेसिटी का। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ सकते हो। इसमें कोई अगर यहाँ तक के पॉइंट्स हो दिक्कत हो। ठीक है, चलिए। सो इसको मेमोराइज कर लो आप, मोलर हीट कैपेसिटी इज RF बाई 2 प्लस P बाई N DV बाई DT। अब देखिए, हमने कहा कि जो गैस की मोलर हीट कैपेसिटी है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया था तो उसमें प्रोसेस कौन सा यूज किया गया था। मतलब अगर हमने प्रोसेस आइसोकोरिक यूज किया होता, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए टेम्परेचर बढ़ाया होता, तो आइसोकोरिक प्रोसेस अगर आप यूज कर रहे हो, जिसका मतलब कि DV 0 होगा, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट, सो DV 0, और DV 0 होने का मतलब कि जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो RF बाई 2 आएगी, और इसी को हम CV डिनोट करते हैं, बिकॉज आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। सो नाउ वी आर फाइंडिंग मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, CV RF बाई 2। अगर हम आइसोबारिक प्रोसेस पे जाते हैं, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो गैस इक्वेशन का यूज करेंगे, और आइडियल गैस इक्वेशन हमें ये कहती है दैट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज nRT, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P डिफरेंशिएशन ऑफ द वॉल्यूम इज NR डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर, और यहां से P dV डिवाइडेड बाई NDT, P dV अपॉन NDT की वैल्यू ये मिल जाती है R के इक्वल, P dV बाई NDT। तो ये पूरा टर्म है जो कि P अपॉन N dV बाई DT है, ये पूरी वैल्यू R बन जाएगी।
तो हमारे पास रिजल्ट आएगा RF/2 एंड प्लस ये टोटल वैल्यू R बन गई। और ये आइसोबारिक प्रोसेस है, इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp डिनोट करेंगे इसको। जहां से बिल्कुल क्लियर है कि Cp माइनस Cv इज कैपिटल R, जो मेयर्स फॉर्मूला है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल R, मेयर्स फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है और वहां पर मोलर हीट कैपेसिटी चाहिए मुझे, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी, तो आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, dt 0 होगा, और dt अगर 0 होगा यानी कि डिनोमिनेटर अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। उसको Ct से डिनोट करेंगे, T मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड मोलर हीट कैपेसिटी बिकम्स इनफाइनाइट। अब इनके अलावा कुछ और प्रोसेसेस भी दी जा सकती हैं जिनके मोलर हीट कैपेसिटी निकालने को आ सकते हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस प्रोसेस है जिसको हम अपना नाम देते हैं पॉलीट्रॉपिक। ये एक प्रोसेस हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मतलब ये तीन तो हमने पहले से सुन रखे होते हैं। इसके अलावा एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, एंड देन पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? जिसकी इक्वेशन, मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है दैट इज प्रेशर वॉल्यूम टू द पावर सम वैल्यू, सपोज x मान लीजिए, एंड इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कोई भी ऐसा रिलेशन जिसको कि हम प्रेशर और वॉल्यूम की सम पावर के फॉर्म में लिख पाए, इस टाइप से। मतलब कोई भी इक्वेशन प्रेशर वॉल्यूम टू द पावर समथिंग इज अ कांस्टेंट, ये आइडेंटिफिकेशन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब होता है कि नॉर्मली इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों के तीनों वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी कांस्टेंट नहीं चलता। जैसे इनमें क्या है कि कोई ना कोई एक पैरामीटर कांस्टेंट है, लाइक वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर। पॉलीट्रॉपिक का मतलब नथिंग इज कांस्टेंट। ये भी प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, बट इनके चेंज होने का तरीका कुछ ऐसा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कुछ ये रिलेशन आने, इस टाइप के रिलेशन। तो ये पहली बात तो आइडेंटिफिकेशन हुआ कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसको बोलते हैं। ऐसी प्रोसेस जो PV टू द पावर x के फॉर्म में लिखी जा सके, इस फॉर्म में। नाउ इसका मोलर हीट कैपेसिटी चाहिए। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि इस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो देखिए मैं फिर से बोलूं, किसी भी प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी अगर आपको निकालनी है तो वो सिर्फ ये इक्वेशन है, इसके अलावा कोई और इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे। इस इक्वेशन से मेरे आंसर आएंगे, और इस इक्वेशन में बेसिकली आपका टारगेट ये होना चाहिए, dV/dt कैसे कैलकुलेट होगा, ये टारगेट रखिए, टू कैलकुलेट dV/dt। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, dV/dt कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास PV टू दी पावर x कांस्टेंट है तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, प्रेशर P को nRT डिवाइडेड बाय V, यानी कि ये लिख सकते हैं कांस्टेंट के फॉर्म में, और उसमें से n इंटू आर को हम राइट साइड लेके जा सकते हैं। तो n इंटू आर कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, राइट साइड जाकर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनको डिफरेंशिएट करने अगर प्रोडक्ट रूल लगा करके, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम टू दी पावर x-1 डिफरेंशिएट होगा, x-1 v टू दी पावर x-2 इंटू dv प्लस v टू दी पावर x-1 और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टेम्परेचर dt इक्वल टू 0। यहां से dV/dt निकालते हैं कितना आएगा। तो इस प्रोसेस से अगर हम dV/dt की वैल्यू निकालते हैं, सो dV डिवाइडेड बाय dt
मेरे ख्याल से -v/t और यहाँ पर x-1 बन जाएगा, -v/t टाइम्स x-1। आप वेरीफाई कर लेना इसको। यस सर। ठीक है, तो अब क्या बनेगा रिजल्ट यहाँ से, मतलब अगर मोलर हीट कैपेसिटी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का लिखना चाहें तो देखिए Rf/2 सब में कांस्टेंट है। Rf/2 तो आपका आ ही रहा है, हर जगह आ रहा है एक्सेप्ट आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल में वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। जो एक्स्ट्रा टर्म है वो है P/N dV/dt, तो हमने dV/dt निकाल लिया, dV/dt की वैल्यू ये आ रही है। और एक स्टेप जरा मेंटल लेवल पे करके देखो, अगर हम dV/dt की वो वैल्यू लाएंगे -v/t x-1 का, तो यही से दिखा दे आपको, मतलब P/N मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर P मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ N मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ P मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ N मल्टीप्लाई हो गया, और P मल्टीप्लाइड बाय V N और T, ये पूरा टर्म गैस इक्वेशन से, मतलब PV/NT, ये पूरी वैल्यू R बन जाती है, R हो जाएगी। तो ये बन गया R डिवाइडेड बाय, माइनस साइन भी था तो वो माइनस नीचे चला जाएगा, तो 1 - x हो जाएगा, ये R/1 - x, सीधा सा कंसेप्ट है इसका, Rf/2 प्लस R/1 - x की वैल्यू। मतलब मेरा पर्पस रियलाइज कराने का सिर्फ इतना है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी गैसेस को निकालने को आती है, वो एक्चुअली लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ यहाँ तक का उसका मतलब था, बाकी वो सिर्फ एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। जिसको भी डिफरेंशिएशन आता होगा वो निकालने जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो ये भी एक रिजल्ट अगर लर्न कर लेंगे तो अच्छा है, टाइम बच जाएगा। पॉलीट्रॉपिक के लिए Rf/2 एंड प्लस R/1 - x की वैल्यू। अब जैसे कि, बट पॉलीट्रॉपिक पहचानने में गलती नहीं होनी चाहिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को पहचानने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक बन जाती है, ऐसी प्रोसेस जिसका इक्वेशन ये बन रहा हो, प्रेशर वॉल्यूम टू द पावर x बराबर कांस्टेंट, ऐसी इक्वेशन बनेगी तभी वो पॉलीट्रॉपिक है। अब देखिए, एज एग्जांपल, अगर मैं एज एग्जांपल लूं कि एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए, फॉर द मोनोएटॉमिक गैस एंड वी हैव इक्वेशन PV² एज कांस्टेंट, सो व्हाट इज द पॉलीट्रॉपिक, व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी, तो कैपिटल C की वैल्यू मतलब कितना होगा। तो आपको दो बातें पता करनी है, दो चीजें पता होनी चाहिए, एक F की वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, और एक इस X की वैल्यू, बाकी सब कांस्टेंट है यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू गैस से मिल जाएगी, मोनोएटॉमिक है, मतलब यहाँ पर 3, और X का मतलब जो वॉल्यूम की पावर है, तो वॉल्यूम की पावर 2, ये X की वैल्यू हुई। तो X की जगह पर 2 रखेंगे, और मोनोएटॉमिक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3, F = 3 एंड दिस इज X = 2। अब आप सीधा सीधा वैल्यू रख के बता दो कितना आंसर आ जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी का। F = 3 और X = 2 रख देते हैं अगर, तो हमारे ख्याल से आप कैलकुलेट करोगे तो ये R/2 बन जाना चाहिए। यस सर। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आप फास्ट करते जा रहे हैं, और एग्जांपल जल्दी जल्दी देखते हैं। सपोज गैस हमारे लिए डायटॉमिक है, और जो इक्वेशन है वो V√T इज कांस्टेंट, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो अब ये इक्वेशन प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में नहीं है, वॉल्यूम टेम्परेचर के फॉर्म में है, बट आइडियल गैस इक्वेशन से इसको प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और वो कैसे लिखोगे, इसको प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले, तो तभी हमको X की वैल्यू मिलेगी। तो पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, V एंड रूट ऑफ टेम्परेचर को लिख सकते हैं PV/NR। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम पावर और इंडिसेस वाले रूल लगाएं मैथ्स के, तो ये बन जाएगा प्रेशर P⁻1/2 एंड वॉल्यूम V⁻3/2। अगर सब कुछ सही चल रहा तो ये कांस्टेंट आएगा कुछ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेशर P एंड वॉल्यूम Q एज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अब X की वैल्यू मिल गई मुझे। X की वैल्यू क्या बन रही है देखिए, जब इक्वेशन आपका PV के फॉर्म में, मतलब इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दें उसको कन्वर्ट करिए पहले प्रेशर एंड वॉल्यूम के फॉर्म में। वॉल्यूम की जो पावर है
प्रेशर की पावर को 1 रखना है, मतलब प्रेशर के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए और वॉल्यूम के ऊपर की जो पावर आ रही है ये पावर आपके लिए अगेन x की वैल्यू बन गई, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और क्योंकि ये डायटोमिक गैस की बात हो रही है तो f की वैल्यू 5 लेंगे अंटिल की हमें वाइब्रेशन के बारे में कुछ कहा ना जाए तब तक। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, इसका मोलर हीट कैपेसिटी कितना आएगा? 2R 2R, राइट। ये तो ये तरीका होता है और ये बड़ा फेमस है, मतलब ये काफी आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, इक्वेशन दे करके और मोलर हीट कैपेसिटी पूछना। उल्टा भी आता है, मोलर हीट कैपेसिटी दे करके इक्वेशन भी पूछने को आती है। ठीक है, और मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं अभी। सपोज दैट आपसे कह दिया जाए कि प्रेशर P T स्क्वायर कांस्टेंट है एंड द गैस इज मोनोएटॉमिक। अब आप पर्पस समझ गए होंगे, सब चल कह रहा है यहाँ, मतलब क्वेश्चन के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि मुझे डायरेक्टली P और V का रिलेशन दिया जाए, वो रिलेशन V और T का दे सकते हैं। अब यहाँ P और T का रिलेशन है, बट इसको कन्वर्ट करो पहले P और V में और वो कन्वर्जन गैस इक्वेशन से होगा। अब आप लोग बताओ क्या बन जाएगा? PT स्क्वायर अगर कांस्टेंट कह रहे हैं और इसमें अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को मिक्स कर दें तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच किस टाइप की रिलेशन बनेगी? PV2 bar 3/2 2/3 2/3 हाँ, ये कुछ ऐसा आ जाएगा टेम्परेचर की जगह और इसका मतलब हो जाएगा P क्यूब V स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, जिसका मतलब होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द पावर 2/3 इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही है। तो अब की बार आपका 2/3x हो गया और मोनोएटॉमिक है तो F3 हो गया। फिर से यहाँ पर ले जाकर के दोनों वैल्यूज रखनी होती है और डायरेक्टली मोलर हीट कैपेसिटी आ जाती है प्रोसेस की। समझ आया आपको क्या करना है यहाँ पर? यस है ना? ठीक है, मतलब एम ध्यान रखना, प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में जाना है चाहे आपको रिलेशन कैसा भी दिया हो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रोसेस हमेशा पॉलीट्रॉपिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी होते हैं। मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर प्रोसेस आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक नहीं है तो फिर वो पॉलीट्रॉपिक ही होगा। ऐसा भी कोई रूल नहीं है। पॉलीट्रॉपिक होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा जी, एक और पॉइंट आपको बताएंगे, बहुत केयरफुली ध्यान से सुनना। मैं जो पॉइंट आपसे कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि इस रिजल्ट को याद रखो और इसकी डेफिनेशन को याद रखिए। डेफिनेशन भी सामने है, ये डेफिनेशन है, ये इसका रिजल्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ये आ जाए, रिवर्स क्वेश्चन, दैट फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, for a polytropic process of a monoatomic gas, we find that molar heat capacity is 3R. अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। For a polytropic process of a monoatomic gas, the molar heat capacity is 3R. If volume is doubled, what will happen with the temperature, or what will happen with pressure of volume? What will happen with pressure P or temperature T? मतलब कि प्रेशर भी डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या क्या हो जाएगा प्रेशर में, टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, ये सब पूछ रहे हैं आपसे। तो अब क्या करना चाहिए इसमें? जब आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये पॉलीट्रॉपिक है और उसकी हीट कैपेसिटी दी जा रही है, पॉलीट्रॉपिक दिया गया है, हीट कैपेसिटी दी गई है, तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए पहले एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, बिकॉज आपको कैपिटल सी प्रोवाइडेड है, मोनोएटॉमिक बोल दिया गया तो एफ भी दिया गया है, एफ दिया गया है, सी दिया गया है। नाउ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी आएगी।
और बताओ कितनी आ रही है x की वैल्यू यहाँ से? -1 -1। थ्री आर बाई टू और -1 करेंगे तो +r/2। नहीं, -1 तो नहीं आएगा। 1/3 1/3 हाँ, -1 तो नहीं आएगा। 1/3 1/3 x की वैल्यू यहाँ पर 3r रखना है। 3r इक्वल्स टू तो वो डिग्री ऑफ r/2। फ्रीडम गलत डाल दी थी उसमें। हाँ, इसलिए मैं फिर बोला बहुत आसान है, मतलब लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बट आपके लिए आसान बना रहा हूँ। तो x निकाल लो, x की वैल्यू 1/3 आ रही है, ठीक है ना। x की वैल्यू जब 1/3 आ रही है इस फॉर्मूले का यूज करके, तो हमें ये पता है कि अगर x की वैल्यू 1/3 आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर इक्वेशन बन रही होगी वो प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द पावर 1/3 इज कांस्टेंट। ये इक्वेशन होगी, बिकॉज पहले से पता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इसी तरीके से लिखे जाते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द पावर x एज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये आइडेंटिफिकेशन। नाउ अगर वॉल्यूम डबल हो रही है तो अब आप खुद बता सकते हो कि प्रेशर में क्या चेंज आएगा। सो प्रेशर इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टू द पावर 1/3। तो अगर डिनोमिनेटर को आप डबल करोगे और पावर 1/3 है तो इसका मतलब प्रेशर चेंजेस बाय 1/2 टू द पावर 1/3 टाइम्स। क्या ये सही है? इतने टाइम्स प्रेशर चेंज होगा। सही है बोलो? अगर Yes, यहाँ पर यस सर। हाँ, डिनोमिनेटर डबल कर रहे हैं और उसकी पावर 1/3 है, तो वो डबल मतलब 2 टू द पावर 1/3 कितने टाइम से प्रेशर चेंज हो जाएगी, और वॉल्यूम कितने टाइम्स चेंज होगी, सॉरी टेम्परेचर। तो उसका भी आंसर ला सकते हैं, बिकॉज जब प्रेशर में चेंज आ गया तो टेम्परेचर कितना चेंज होगा ये निकालने के लिए टेम्परेचर बराबर प्रेशर P इंटू वॉल्यूम V डिवाइडेड बाई NR। तो जो न्यूमरेटर में वॉल्यूम है ये आप डबल कर रहे हो, मतलब ये 2 टाइम्स कर रहे हो, और बगल में जो प्रेशर आ रहा है ये 1/2 टू द पावर 1/3 हो रहा है। तो इनका प्रोडक्ट यानी कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंजेस बाय क्या लिखेंगे अब, यहाँ 2 और यहाँ 1/2 टू द पावर 1/3, मतलब टोटल वैल्यू 2 टू द पावर 2/3 टाइम्स टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कभी कभी क्या होता है कि पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन दे करके वो हीट कैपेसिटी पूछते हैं, और कभी कभी हीट कैपेसिटी दे करके और इक्वेशन पूछेंगे, यानी कि या तो x गिवन होता है c निकालना होता है, या c गिवन होता है और x निकालना होता है। दोनों के लिए सेम इक्वेशन नहीं है। इसके बावजूद इसके बाद और आते हैं आगे। अब एक और खास बात बताएं तो जरा देखिए, नोटिस करना हमारे पास ये जो P इंटू डीवी है, P इंटू डीवी ये भी क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ है। थर्मोडायनेमिक्स में P डीवी भी कुछ है, और थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो ये कहता है कि dq बराबर dw एंड प्लस du, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। राइट, यहाँ तक ठीक है ना, मतलब ये बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ। तो जो वर्क डन हुआ वो हो गया आपका dq माइनस d, और dq बाय डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी dq n dt multiplied by c, so it is n c molar dt। du जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला निकाला था, n r f by 2 एंड dt। सो ये बन जाता है n c मोलर माइनस आर एफ बाई 2 और dt।
एक्चुअली RF/2 मैं बार बार कैरी कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो एक काम ये भी कर सकते हो। एक्चुअली जो RF/2 है उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं किस चीज से, RF/2 को हम लिख सकते हैं CV। जरूरत पड़ने पर आप इसको CV लिख सकते हो। अब ये मैंने आपसे क्यों बताया, मतलब ये रिजल्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है मेरे को, क्या इससे ये बात क्लियर है? देखो कि अगर आपको किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इस बात की इंफॉर्मेशन हो, अगर एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, कौन सा गैस है, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, तो वर्क डन निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ heat capacity is given and the change of temperature is given. ये एक और रिजल्ट आपको दे रहा हूं, ग्रेजुअली रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे बाकी। सो मतलब ये दिस इज DW ऑफ एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एज एग्जांपल, वर्क ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एज एग्जांपल। पहले तो मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा, मोनोएटॉमिक गैस, टेम्परेचर increased by suppose that 30 degree Celsius, molar heat capacity is directly given 4R, find work done। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा, इसमें कोई हम ट्विस्ट नहीं करने जा रहे। तो मतलब एक तरीके से सारी वैल्यूज डायरेक्ट दी जा रही है। तो उसका सोल्यूशन पार्ट, मोनो मतलब F बराबर 3, टेम्परेचर डेल्टा टी यानी डेल्टा टी प्रोवाइडेड हो गया 30, सी मोलर आपको डायरेक्ट दे दिया गया 4R, और एक स्पेसिफिकेशन रह गया, सपोज यहाँ पे 2 मोल गैस यूज किया गया, नंबर ऑफ मोल भी दिए गए हैं, तो मतलब n बराबर 2। तो अभी इसमें मेरे को कुछ बताना है या फिर आप निकाल सकते हो कि वर्क डन कितना आएगा इसमें। n गिवन है, c गिवन है, f गिवन है और dt गिवन है, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। सो वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी नंबर ऑफ मोल 2, मोलर हीट कैपेसिटी की जगह डायरेक्टली 4R माइनस R/2, f की जगह 3, और बाहर चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि 30। तो R के फॉर्म में इतना आंसर आ जाएगा, वर्क डन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक, ये बहुत सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये एक तरीके से मेमोरी वाला क्वेश्चन है कि जिस बच्चे को ये याद है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं याद है फिर वो डेरिवेशन में जाएगा। भाई जिनको नहीं याद है वो डेरिवेशन के अंदर जाएंगे, जिनको याद है वो डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। हालांकि डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी टफ डेरिवेशन नहीं है, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया है और यहाँ सिर्फ मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को लगा दिया गया। तो ऐसा भी नहीं है कि डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी डेरिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इनडायरेक्ट। 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस, डेल्टा टी दे रखा है 30, एंड प्रोसेस की इक्वेशन दी जा रही है, प्रोसेस इज P/V एज अ कांस्टेंट, ये प्रोसेस है। कैलकुलेट वर्क डन। तो अब हमें इसके पहले वाला जो रिजल्ट था, दैट C ऑफ एनी पॉलीट्रॉपिक इट वाज RF/2 प्लस R/1 माइनस x। ये तो याद रखना ही, अगर टाइम बचाना चाहते हो तो ये याद रखो। तो ठीक है, वर्क निकालने के लिए मुझे कैपिटल C चाहिए, कैपिटल C निकल जाएगा ना, बिकॉज प्रोसेस की जब तुमने इक्वेशन प्रोवाइड कर दी तो इक्वेशन से हम लोग ये निकाल सकते हैं x की वैल्यू। मतलब यहां से इसको लिख सकते हो PV टू द पावर -1 एज कांस्टेंट,
यानी कि x इक्वल टू -1। तो पहले आप x का यूज करके C निकाल लो, मोलर हीट कैपेसिटी। कर लेंगे या लिखूं मैं इसको भी? यस सर सर। x की वैल्यू पहले C निकाल लीजिए और C निकाल करके फिर यहाँ पर आ जाओ, वर्क डन आ जाएगा। आप C बता दो कितना आ रहा है C की वैल्यू। 2R। सर 2R। ठीक, C इक्वल टू 2R। तो बस इसके आगे क्या करिए, यहाँ पर ले आइए, नंबर ऑफ मोल इंटू 2R माइनस RF/2 इंटू dt एंड देन वर्क आ जाएगा। ये स्पीड बढ़ाने वाले तरीके बता रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये दो फॉर्मूले हो गए आपके। ग्रेजुअली फॉर्मूले की लिस्ट बड़ी होती जा रही है, मतलब एक ये फॉर्मूला हो गया और इसको फॉर्मूला कहें या फिर आप डेरिवेशन कह लीजिए। तो ये दो रिजल्ट याद रखो आप, सी पॉलीट्रॉपिक का और एक डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक का। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बन जाता है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक इक्वल टू एन सी मोलर माइनस RF/2 और बाहर डेल्टा टी या डी टी उसमें। ये दूसरा रिजल्ट हो गया हमारे लिए। ना और आते हैं, तीसरी कैटेगरी प्रॉब्लम की देखिएगा। वो कह रहे हैं इन अ प्रोसेस फॉर अगेन मोनोएटॉमिक गैस, इन अ प्रोसेस फॉर द मोनोएटॉमिक गैस, heat given to gas is 1/3 of increase in the internal energy. ये कह जाते हैं heat given to the gas is 1/3 of internal energy. Find the molar heat capacity. So ये एक अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम हो गई है मोलर हीट कैपेसिटी को निकालने के लिए। मैं अपने रिजल्ट्स को ऊपर की तरफ लिखता जा रहा हूँ यार। एक फॉर्मूला हमारे पास ये था दैट सी मोलर निकालने के लिए जो मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्मूला है वो है RF/2 एंड प्लस P/N और dV/dt। ये कभी भी फेल नहीं होगा बिकॉज ये बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो ये अपने आप में एक लॉ है, इसका कोई फेलियर नहीं है, हर जगह काम करेगा। मोलर हीट कैपेसिटी इज RF/2 प्लस P/N dV/dt। अब इसके अंदर अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है और एक लिस्ट और थी, मैं पहले अपने कंसेप्ट सारे लिख देता हूँ, जिसको हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी को जब डिफाइन किया था NRF/T/2। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही आंसर है इसका, जो क्वेश्चन है उसके लैंग्वेज में ही आंसर दे रहे हैं इसका। कैसे? हीट गिवन टू गैस, ये आप डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी के हिसाब से क्या लिख सकते हो भाई? हीट गिवन टू द गैस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, इसको लिख सकते हैं एन सी मोलर इंटू डी टी। DQ के इक्वल हो। तो ये हो गया हीट गिवन टू द गैस का मतलब ये यस सर। अच्छा, 1/3 इज मतलब इक्वल एंड इट इज 1/3 इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब डी यू, डेल्टा यू कह लीजिए, डी यू कह लीजिए। तो डी यू की वैल्यू यहां से आ गया आंसर आपका। हीट कैपेसिटी कितनी है देख लीजिए, एन और डी टी कैंसल, गैस मोनोएटॉमिक है सो एफ की वैल्यू पता चल गई, सी मोलर। R/2।
3 r/2 ये आंसर आ गया। ये हो गया थोड़ा सा स्ट्रेट, हम लोग के लिए स्ट्रेट है क्योंकि हम सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करते हैं, डेफिनेशंस को फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए आसान होना होता है। नहीं, जो लोग इसमें मैथमेटिक्स लगाते हैं उनके लिए बहुत जल्दी है। जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी आ देता हूँ, अब इसके बाद मान लो आपसे कह दिया जाए कि इसके प्रोसेस की क्या इक्वेशन बन रही होगी, मतलब यहाँ तो मैंने सिंपल वे में ये पूछ लिया फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी। अब जब मोलर हीट कैपेसिटी आ गई तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, बिकॉज r/2 आर आंसर। तो अब आप इससे ये भी निकाल सकते हो, बिकॉज जब मोलर हीट कैपेसिटी सॉल्व हो जाएगी तब आप ये पता लगा सकते हो कि x की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर। दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करना हो कि प्रोसेस की क्या इक्वेशन बन रही होगी, तो इट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम टू द पावर समथिंग। अब वो समथिंग तो आपको निकालना है कि वॉल्यूम के ऊपर कितनी पावर लगेगी। मोलर हीट कैपेसिटी r/2 पता है, ये फॉर्मूला पता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड r/2, राइट हैंड साइड 3r/2 प्लस r/1 माइनस x। सॉल्व करते हैं x की क्या वैल्यू बन रही है यहाँ पर। थोड़ी हेल्प कर दो भाई, क्या बनेगी ये r/2, मतलब ये ऊपर लेके जाए अगर यहाँ पर सर 2 x की वैल्यू 2, इसका मतलब इस प्रोसेस में जो इक्वेशन आएगी वो pv² कांस्टेंट आएगा। इसको और भी अलग अलग तरीके से पूछते हैं, मतलब वो ये नहीं पूछते हैं कि प्रोसेस की क्या इक्वेशन आएगी, वो ये पूछ लेते हैं कि भाई वॉल्यूम डबल करेंगे तो प्रेशर में क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर तो यही से निकलेगा, आपको इक्वेशन मालूम चल जाएगी, उसके बाद तो आप कोई भी आंसर दे सकते हो। वॉल्यूम डबल करिए, प्रेशर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा। वर्क डन निकालना आसान हो जाता है, बिकॉज एक बार मोलर हीट कैपेसिटी मालूम चल जाती है तो वर्क डन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये कई सारे आंसर्स मिल जाते हैं इसमें। और बता रहा हूं एग्जांपल में, इन अ प्रोसेस फॉर मोनोएटॉमिक सेम। अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वर्क डन बाय गैस इज डबल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी। अगेन सेम आंसर यहां पर, वर्क बाय गैस इज अ डबल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये है वर्क, सो वर्क एन सी मोलर माइनस r/2 F इज 3 डेल्टा टी या डी टी। वर्क है डबल मतलब 2 टाइम्स, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, एन आर एफ इज 3 डेल्टा टी बाय 2, बस सी आ जाएगा आंसर। हाँ 9r/2। मतलब आपका मैं इतनी गारंटी कह सकता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर है अराउंड 70% से ज्यादा के क्वेश्चंस आप इतने 3-4 फॉर्मूलों से निपटा सकते हो, जो बेस्ड हो किसके ऊपर, मोलर हीट कैपेसिटी के ऊपर, वर्क डन के ऊपर और प्रोसेस की इक्वेशन के ऊपर। इसका आंसर कितना बताया आप लोगों ने? 9r/2। 9r/2। बस ठीक है, 9r/2 खत्म। अब मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि मोलर हीट कैपेसिटी मिलने से एडवांटेज क्या होता है कि अब आप एक्स निकाल सकते हो। एक्स निकालने का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो, और प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन निकल जाता है तो वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, सारे रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग।
और गैसेस के ऊपर टाइम हम लोग ज्यादा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ना, क्योंकि गैसेस की ही हीट कैपेसिटी में प्रॉब्लम है, सॉलिड्स के हीट कैपेसिटी में प्रॉब्लम है नहीं, लिक्विड्स के हीट कैपेसिटी में प्रॉब्लम नहीं है। उनके ऊपर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से आराम से सॉल्व हो जाते हैं। गैसेस के हीट कैपेसिटी पे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के लगते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस की तरफ, लेकिन वो भी आपका हीट कैपेसिटी का ही कंसेप्ट है, मतलब प्रॉब्लम हीट कैपेसिटी का ही है। फॉर एग्जांपल कहा जाए कि एक प्रोसेस है जो कि गिवन हो, अ प्रोसेस गिवन बाय समथिंग लाइक प्रेशर P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस अल्फा इनटू कैपिटल V, जिसमें अल्फा इज कांस्टेंट वैल्यू, अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। सो ये भी तो आपका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। क्या ये पॉलीट्रॉपिक है? तो आंसर हुआ कि ये पॉलीट्रॉपिक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ये लीनियर रिलेशनशिप है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में चल रहा। पॉलीट्रॉपिक के लिए रिलेशन को स्पेसिफाई कर दिया गया है। पॉलीट्रॉपिक उसी प्रोसेस को कहा जा सकता है जिसके प्रेशर वॉल्यूम में PV टू दी पावर x एज अ कांस्टेंट ही रिलेशन चले, रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इस इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन है अगर, तो वो नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, उसमें ये वाला रिजल्ट काम नहीं करेगा, ये रिजल्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ड्राइव किए गए हैं। बट ये एक यूनिवर्सल रिजल्ट है, ये हमेशा ही काम करेगा ऑलवेज, क्योंकि ये लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर मुझे यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, जो कि मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अपने बेसिक रूल पे चलना है। ये नहीं करना कि प्रॉब्लम आया तो आप उल्टा सीधा सोचना स्टार्ट कर दो, नहीं, रूल एक ही है, और इसमें भी मोनो एटॉमिक गैस मान लेते हैं। तो पहला टर्म Rf/2 बिकम्स 3R/2 प्लस प्रेशर P अपॉन N dV/dt। आंसर सबका यहीं से आएगा। सो अब मुझे dV/dt चाहिए। सो टारगेट ये है कि आपको dV/dt निकालना है, तो dV/dt भी आ जाएगा, वो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना होगा। गैस V और T इक्वेशन फॉर्म करके प्रेशर को रिप्लेस कर लेते हैं, प्रेशर को लिख सकते हैं NRT अपॉन V, और उस V को राइट साइड पर लेके जाते हैं, तो ये प्रेशर P नॉट V प्लस अल्फा V स्क्वायर। थोड़ी देर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कंप्लीट मैथ चल रही है, फिजिक्स के बहुत ज्यादा लॉजिक्स नहीं लग रहे इसके अंदर, ऑलमोस्ट मैथ्स है। इसको डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा NRDT इज P नॉट इंटू DV प्लस 2 अल्फा V DV। तो यहां से मुझे dV/dt मिल जाएगा, और dV/dt अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ देखिएगा, तो जो मेरे हिसाब से आंसर बन रहा है dV/dt का, वो बन रहा होगा NR डिवाइडेड बाय P नॉट प्लस 2 अल्फा V। मेरे ख्याल से सही लिखा है, dV/dt NR बाय P नॉट प्लस 2 अल्फा V। सर यस सर। सर अगर x -1 होगा तो P और V के बीच में लीनियर रिलेशन नहीं आएगा? लेकिन उसमें तब y इंटरसेप्ट नहीं आएगा, यहाँ y इंटरसेप्ट भी तो है साथ में। अच्छा, हाँ, पॉलिनोमियल बनना चाहिए। देखिए पॉलिनोमियल बनता है इसीलिए पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं उसको, उस टाइप का रिलेशन बनना चाहिए, पॉलिनोमियल टाइप का। खैर अब अपना आंसर लाया, क्या आएगा? तो आंसर देखिए मेरा क्या होगा, कैपिटल C इक्वल्स टू 3R/2 प्लस P, और P को रिप्लेस कर सकते हैं, प्रेशर P को हम लिख सकते हैं P नॉट प्लस अल्फा V। सो इट इज P नॉट प्लस अल्फा V, वैल्यू ऑफ P डिवाइडेड बाई N, और dV/dt की ये वैल्यू। तो dV/dt की जब ये वैल्यू पुट करेंगे, स्पेस कम पड़ रहा है यार यहाँ पर, एक सेकंड।
डीवी बाई डी टी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो एन आर डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस 2 अल्फा वी। तो ये एन और एन कैंसिल, बट अल्टीमेटली आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फाइनल आंसर में वॉल्यूम का टर्म रह जाएगा हमारे पास? जो फाइनल आंसर है उसमें वॉल्यूम का टर्म बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस के अंदर मोलर हीट कैपेसिटी, अब आप ये मत सोचना कि इसका आंसर यही आंसर है। मोलर हीट कैपेसिटी के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसके बियॉन्ड कुछ भी कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, सिर्फ इसको फॉलो करते रहिए, आंसर आता जाएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी के फाइनल रिजल्ट है उसमें वॉल्यूम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वॉल्यूम का टर्म कैंसल आउट नहीं हो रहा है, एंड दैट मीन्स कि मोलर हीट कैपेसिटी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है यहाँ पर। और ये कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी मे बी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, मे बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मे बी फंक्शन ऑफ प्रेशर, और इट मे बी अ कांस्टेंट वैल्यू। अभी तक सब कांस्टेंट्स आ रहे थे। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जब तक पढ़ रहे थे तब तक मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यूज कांस्टेंट आ रही थी, R/2, 2R, 3R, 4R, वो सब कांस्टेंट थे। ये नॉन पॉलीट्रोपिक है और ये डिफरेंशिएट भी करते हैं हम लोग। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और नॉन पॉलीट्रोपिक के बीच यही बड़ा डिफरेंस है कि अगर मोलर हीट कैपेसिटी प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में किसी एक का या दो का या तीनों का, मतलब एटलीस्ट किसी एक पैरामीटर का फंक्शन हुआ, अगर मोलर हीट कैपेसिटी मिनिमम किसी एक पैरामीटर का, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से किसी एक का भी अगर फंक्शन हुआ तो वो कैटेगरी बन जाएगी नॉन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और अगर मोलर हीट कैपेसिटी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो पॉलीट्रोपिक में चला जाएगा। डिफरेंशिएशन अगर करना हो या कहिए कल को इन्हीं के ऊपर थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव भी बन जाए कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस विद द नॉन पॉलीट्रोपिक। सो एनी प्रोसेस हैविंग अ मोलर हीट कैपेसिटी independent of a pressure, independent of a volume, independent of temperature, that means constant, is a polytropic. And if it depends upon the volume, temperature or pressure, it is a non-polytropic. And when it is non-polytropic, the equation will never appear as PV to the power x as constant. For non-polytropic, you will never get this type of equation. But for polytropic, we will always get this type of equation, PV to the power x as a constant value. तो ऐसे अगर आप देखोगे तो चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन जिसने ये समझने की कोशिश कर ली कि यार अल्टीमेटली हम कर तो यही काम रहे, इसी इक्वेशन से ही तो आंसर मिला मेरे को, और जो भी रिलेशन दिया जाएगा, कोई ना कोई रिलेशन जरूर दिया जाएगा, चाहे वो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन दिया जाए, वॉल्यूम टेम्परेचर दिया जाए, प्रेशर टेम्परेचर दिया जाए, कोई ना कोई रिलेशन गिवन होता है, और उस रिलेशन से आइडियल गैस इक्वेशन को मिक्स करके आप किसी भी तरीके से वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन लाओ, क्योंकि डीवी बाई डी तभी निकल पाएगा जब वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन सामने हो। एज एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं साथ में। सपोज आपसे कहा जाए लेट दैट टेम्परेचर इज V नॉट, sorry, temperature is alpha e to the power beta into capital V, that is temperature volume relation, डायरेक्ट दिया गया है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन गिवन, मोनोएटॉमिक गैस और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो अब तो आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए भैया, क्योंकि जो रिलेशन चाहिए था वो डायरेक्ट दे दिया गया है, टेम्परेचर वॉल्यूम ही चाहिए, वो सीधा सीधा दे दिया है। तो अपना टारगेट क्लियर है कि dQ by dt चाहिए मेरे को डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड dt, राइट हैंड साइड अल्फा इज कांस्टेंट, e टू द पावर बीटा v को डिफरेंशिएट कर लेंगे, बीटा बाहर, और e टू द पावर बीटा v इंटू dv। यहां से dv by dt की वैल्यू मिल गई।
1 बाई अल्फा इंटू बीटा और ई टू द पावर माइनस बीटा वी, और ये वैल्यू हम ले जा करके अपने रिजल्ट में डाल देंगे यहाँ पर। तो कैपिटल सी इस प्रोसेस का हो गया मोनोएटॉमिक गैस के हिसाब से 3r/2 एंड प्लस प्रेशर P डिवाइडेड बाई N और dV बाई dt की वैल्यू, तो अल्फा V और ऊपर e टू द पावर माइनस बीटा V। अब इसमें ना एक काम और किया जा सकता है, ये जो e टू द पावर माइनस बीटा V है ये नीचे चला जाएगा, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं 3r/2 प्लस P अपॉन NV, और e टू द पावर माइनस बीटा V को जब नीचे ले जाओगे और वहां पर एक अल्फा पहले से है, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर बीटा V और अल्फा मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर बीटा V को हम रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल C से, यानी यहाँ पर T आ जाएगा। ये सिर्फ अपने मतलब ऑप्शन तक पहुंचना है कि मुझे नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में ऑप्शन किस फॉर्म में लिखा होगा, हो सकता है कि ऑप्शन इसी फॉर्म में लिखा हो सकता है ऑप्शन इस फॉर्म में लिखा हो सकता है कि ऑप्शन किसी और नए फॉर्म में लिखा हो, जैसे कि आप P को भी तो रिप्लेस कर सकते हो, गैस इक्वेशन लगाइए तो प्रेशर P में रिप्लेस हो जाएगी, और प्रेशर P रिप्लेस कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। ओ यस, बीटा था यार, वो बी नहीं था, बीटा था वहां पर, सॉरी ये बीटा था यहाँ पर। तो न्यूमरेटर में जो प्रेशर P था उसको मैं वापस गैस इक्वेशन से nRT अपॉन V लिख सकता हूँ, तो ये nRT अपॉन V एंड फाइनली ये n और t कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर से आपका एक वॉल्यूम का टर्म बचेगा लास्ट में, तो फिर हम ये कहेंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी वॉल्यूम का फंक्शन। कुछ क्लैरिटी बन रही है आप लोग को? नहीं लिख सकते? यस सर। ठीक है, ओके जी, ठीक। और क्वेश्चन दिखाते हैं इसके ऊपर जो है, जो भी मोलर हीट कैपेसिटी से रिलेटेड जितनी भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब एक साथ हो गए अब, तो रिवाइज करने में भी फायदा। एक और एग्जांपल देखते हैं, इफ मोलर हीट कैपेसिटी इज गिवन एंड सपोज इट इज गिवन एज 3r/2 प्लस अल्फा टाइम्स कैपिटल P, ये दे रखा है आपको, where P is the pressure value, P is pressure and alpha is constant. Now molar heat capacity is given, और आपसे कह रहे हैं obtain relation between pressure and the volume, किस टाइप का रिलेशन चल रहा होगा प्रेशर वॉल्यूम में। कोई मिला के दो ही चीजें हैं, या तो रिलेशन दिया होगा तो सी पूछेंगे, सी दिया होगा तो रिलेशन पूछोगे, दो में से एक काम होता है। और सबसे मजे की बात ये है कि सी दे करके रिलेशन पूछो चाहे रिलेशन दे करके सी पूछो, दोनों का सॉल्यूशन इसी इक्वेशन से आएगा, दोनों को सॉल्व यहीं से करना है। तो अब इसका यूज करते हैं, और आप खुद समझ, ये मोनोएटॉमिक गैस की बात यहां भी होगी। तो क्या ये जो दिया जा रहा है इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये अल्फा पी किस चीज की वैल्यू दी गई है मुझे यहाँ पर? अल्फा इंटू पी मतलब क्या है वो अपने बेसिक रिजल्ट के हिसाब से इसको देखा जाए तो, क्योंकि 3r/2 तो समझ में आ रहा है कि 3r/2 तो यहाँ से आया होगा f=3 रख करके आया होगा, बट जो सेकंड टर्म दिया जा रहा है अल्फा इंटू पी, ये बेसिकली किस चीज की वैल्यू दी गई, तो आंसर बन गया P/N dV/dt। इसका मतलब इनडायरेक्टली P/N dV/dt की एक वैल्यू दी गई है इक्वल टू अल्फा टाइम्स P। फिर आगे की मैथ से P एंड P कैंसिल कर दीजिए और dt को उस तरफ लेकर के जाए अगर राइट साइड पर, तो हमारे हिसाब से जो रिलेशन बन रहा है वो वॉल्यूम
उधर जाएगा ना, तो ये n अल्फा t प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू, अगर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। सही लिखा है मैंने यार ये चीज? यस सर। यस सर। राइट पटी, हाँ ठीक है। तो ये आंसर नहीं, क्योंकि आपको आंसर कैसे है, आपको रिलेशन निकालना है पी और वी, ये रिलेशन आ रहा है वी और टी में, तो आगे का काम गैस इक्वेशन से होगा। आगे का जो काम है वो गैस इक्वेशन से होगा। अब आपको रिलेशन चाहिए पी और वी में, आंसर आपके पास है वी और टी में, तो टी हट जाएगा यहाँ से, v बराबर एन अल्फा, टेम्परेचर बिकम्स पी वी बाई एन आर, एन प्लस कांस्टेंट क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था इसलिए ऐड करना पड़ेगा मैथ्स के रूल के हिसाब से। नाउ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन भी आ गया। यहाँ तक देखो, फिर आगे बताएं यार। यस सर। ठीक है। तो ये आपका ऑल अबाउट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी थी उसकी, और ये डन हो गई है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैसेस को लेकर के। ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि प्रोसेस डिपेंडेंट मोलर हीट कैपेसिटी है, अलग वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन चलते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर में, तो रिलेशन बदलेगा भाई, डिफरेंशिएशन है। तो मैथ्स में भी तो जब फंक्शन चेंज कर दोगे तो डिफरेंशिएशन चेंज हो जाएगा, एंड फंक्शन एंड रिलेशन सेम चैप्टर्स हैं, तो वही चीज बोली जा रही है कि प्रोसेस करते वक्त वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन था, वो रिलेशन डिसाइड करेगा कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, और इसीलिए अलग अलग मोलर हीट कैपेसिटी बताई जाती है, सीपी, सीवी, सी पॉलीट्रॉपिक एंड अदर प्रोसेसेस की। इन रिजल्ट्स के बाद एक और बड़ा खास बात है, देखिए एक स्पेशल प्रोसेस आप पढ़ते हो जो कि कहलाता है हमारे लिए एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में खास बात क्या होती है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है डी वो जीरो होता है, मतलब इस प्रोसेस में कोई थर्मल यानी हीट इन्वॉल्व नहीं होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब आप प्रोसेस विदाउट हीट, एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा तो उसमें हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। अगर डी जीरो हो गया तो फिर डायरेक्टली इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी सी मोलर जीरो होना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी जीरो, और इस हिसाब से जब एडियाबैटिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी जीरो आ जाएगी, मैं कह रहा हूं फिर ये इक्वेशन काम करेगी, ये तो कभी फेल होना ही नहीं है, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो नाउ वी हैव जीरो इक्वल्स टू आर एफ बाई टू प्लस पी बाई एन और डीवी बाई डी टी। इधर ले जाते हैं माइनस आर एफ बाई टू, या इसको मैं काम कर देता हूँ यार, अब मैं इसको सीवी लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो होगा आपको, ये सीवी ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, तो माइनस सीवी लेफ्ट साइड पर क्या, और पी बाई एल को भी लिख सकते हैं आर टी डिवाइडेड बाई वी, गैस इक्वेशन से पी बाई एन डी आर टी बाई वी, और यहीं से थोड़े स्टेप मिनिमाइज कर देते हैं कम से कम स्टेप्स में, तो डीवी बाई वी हमारा एक तरफ हो जाएगा और बाकी माइनस सीवी अपॉन आर और डी टी बाई टी। सही लिखा जा रहा है इसको? यस ठीक है ना। दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेशन यूज कर लें और इधर भी इंटीग्रेशन यूज कर लें तो क्या बन जाता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो एलएचएस पे नेचुरल लॉग वॉल्यूम, आरएचएस पर नेचुरल लॉग टेम्परेचर, और ये जो माइनस सीवी बाई आर है इसको टेम्परेचर के पावर में भी लिख सकते हो ले जाकर के, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके। ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैथ्स वाला कंसेप्ट? यस सर। यस सर। एंड प्लस सम कांस्टेंट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है इसको कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं।
सो इसको भी लॉग के टर्म्स में लिख दीजिए। हाँ, लॉग में कांस्टेंट है तो उसको लॉग के अभी लिख देंगे। और ये जो लॉग वाला फैक्टर है इसको लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो यहाँ पर माइनस लॉग बन गया, राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो गया। फिर यहाँ लॉग वाली प्रॉपर्टी लॉग m अपॉन लॉग n बन जाएगा ये। तो कुल मिलाकर के मैथ का यूज करके ये जो रिलेशन बन जाता है ये v और t टू द पावर cv बाई r एज ए कांस्टेंट। दो तीन स्टेप ऐसे कर दिए हमने, मतलब एक तो log m माइनस log n था तो वो log m बाई n हो गया, और m बाई n में n को न्यूमरेटर में ले जा करके देख लो, नहीं समझ आ रहा तो बता देंगे इसको। यस सर। यस सर। ओके जी। एंड यहाँ से आपका समझ में आता है कि v टेम्परेचर को वापस pv बाई nr कर ले और उसकी पावर cv बाई r, पावर cv बाई r एज अ कांस्टेंट। तो इससे जब वापस जाएंगे तो ये बन जाएगा प्रेशर टू दी पावर cv बाई r एंड वॉल्यूम टू दी पावर, एक वॉल्यूम टू दी पावर 1 यहाँ पर है और वॉल्यूम टू दी पावर cv प्लस r यहाँ पर है, तो दोनों पावर ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस cv बाई r, और बाकी सबको उस कांस्टेंट के साथ एडजस्ट करते जाइए, मतलब n और r इधर जा करके वो कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ से आप देखोगे तो एक रिलेशन बन जाता है pv टू दी पावर cp प्लस cv डिवाइडेड बाय cv एज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसको एडजस्ट कर लें अगर तो r प्लस cv, सॉरी r प्लस cv अपॉन cv। राइट? यस सर। ठीक। एंड दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये जो वॉल्यूम की पावर है इसी को गामा कह दिया जाता है। r प्लस cv बाई cv इज गामा। एडियाबैटिक एक्सपोनेंट का नाम देते हो और गामा इज व्हाट, और r प्लस cv बेसिकली cp है, वो cp, एंड देयरफॉर गामा इज cp बाई cv, या फिर 1 प्लस r बाई cv। और cv rf बाई 2 ही तो है, cv इज rf बाई 2, तो cv को जब rf बाई 2 लिखेंगे तो गामा की वैल्यू को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज 1 प्लस, यहाँ जब rf बाई 2 लिखेंगे तो इट इज 1 प्लस 2 बाई f इन फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाए तो गामा निकाल सकते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम लेक्चर के स्टार्टिंग में सबका बता दिया गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर गामा की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके जी। ना चलिए इसके बाद कुछ और पॉइंट्स जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसको भी, कि मतलब आधा थर्मोडायनेमिक्स आपका वैसे मोलर हीट कैपेसिटी के नाम पे हो गया कि क्या क्या होता है। तो गामा की वैल्यू ध्यान रखना है cp बाई cv एंड 1 प्लस 2 बाई f। अब क्योंकि ये जो डिस्कस हो रहा था इसको हम सोच रहे हैं कंप्लीट कर ही लेते हैं पूरा। कहीं कहीं पर आपसे ये भी पूछते हैं, देखिए जैसे गामा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या बनेगी, अगर हम मोनोएटॉमिक गैस के लिए बात करें, डायटॉमिक गैस के लिए बात करें और अब पॉलीएटॉमिक गैस के लिए बात करें, तो गामा की वैल्यूज क्या क्या बनेगी। तो अगर हम विदाउट वाइब्रेशंस की बात करें और एक हम बात करेंगे विथ वाइब्रेशंस, और विथ वाइब्रेशंस तभी लेना जब न्यूमेरिकल में लिखा जाए, नहीं तो जबरदस्ती पंगा नहीं लेना होता कभी। तो गामा की वैल्यूज क्या बनेगी देखिए, तो विदाउट वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो इज 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डाया इज 5 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉली इज 6। सो देयरफॉर गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई 3 विच इज 5 बाई 3,
1 + 2/5 यानी 7/5, 1 + 2/6 मतलब कि 4/3, सीधा सीधा रूल है। विथ वाइब्रेशन चले जाते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सो गामा में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन डायटॉमिक में यहाँ पर 5 से वो 7 हो जाता है, और इसलिए गामा की जो वैल्यू बन जाएगी 1 + 2/7 मतलब कि 9/7। 4/3 रखेंगे तो यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 + 2 8 हो जाता है। नाउ गामा की वैल्यू 1 + 2/8 मतलब 1 + 1/4 यानी 5/4। तो टेबल याद नहीं करनी है, टेबल याद करने के लिए नहीं बनाया गया है, याद करना है आपको ये चीज। गामा इज CP/CV एंड दिस इज मेयर्स फॉर्मूला, और CV RF/2 होता है, तो गामा 1 + 2/f। ये कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। प्रोसीड कर लें आगे और? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। ना अब आप मोलर हीट कैपेसिटी ऑलमोस्ट सबका पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी सॉलिड्स के बारे में दिया जाता है, और इसमें गैसेस में काफी डिटेल्ड है वो। गैस में ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर ही मोलर हीट कैपेसिटी के ऊपर है। अब हम बात करते हैं, मिक्स करते हैं जब गैसेस को ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस की अगर आप बात करें तो इसमें कहते हैं कि मान लो अगर हमारे पास कोई गैस 1 है, फॉर एग्जांपल ये मोनोएटॉमिक गैस है और इसमें N1 मोल्स हैं, और इस गैस को हमने मिक्स किया दूसरी गैस के साथ, बट वो गैस डायटोमिक है और उसमें N2 मोल है, और ये इनर्ट गैसेस है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मतलब कोई आपका केमिकल प्रोसेस नहीं होने जा रहा है, यहाँ पर कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होगी, दो गैसेस मिलकर कोई रिएक्शन डेवलप नहीं करेगी। तो एक ऑब्वियस सी बात है, गैसेस मिक्स हो जाएंगी, लेकिन बिकॉज कोई रिएक्शन हुआ नहीं तो आपके पास यहाँ पर एक मिक्स गैस डेवलप हो गई, और उसके अंदर आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए N1 + N2। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रिएक्शन हुई है, मतलब सॉरी जो मिक्सिंग हुई है, जो गैसेस को मिक्स किया जा रहा है, उस प्रोसेस में कोई हीट इन्वॉल्व नहीं था। नो हीट नो वर्क, ये दो कंसेप्ट मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में ना तो कोई वर्क हुआ ना तो कोई हीट इन्वॉल्व हुई है। और पूछते आपसे ये है ना कि व्हाट विल बी मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस, मतलब मिक्स गैस की मोलर हीट कैपेसिटी क्या बनेगी, मिक्स गैस की मोलर हीट कैपेसिटी। आपको बताओ ये प्रोसेस कहां से आता है, मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, आप कर चुके हो क्वेश्चन, देखो अगर आपसे ये कहे और ये गामा कैलकुलेट करके होगा। हाँ नहीं, गामा से नहीं, देखो तो आप बताओ, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 2 लीटर का, आप इमेजिन करना 2 लीटर का आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, और सपोज दैट 2 लीटर का, लेकिन सपोज 60 डिग्री सेल्सियस का कोई और लिक्विड है, दूसरा लिक्विड है, इनको जब मिक्स करके 4 लीटर बना देंगे, मतलब इनको मिक्स करके आप 4 लीटर कर दो, तो नया टेम्परेचर कितना होगा, क्या ये निकाल सकते हैं न्यू टेम्परेचर? इसका तो प्रिंसिपल होता है ना, इसको निकालने का प्रिंसिपल होता है कोई, N1 दो and लिक्विड, N1 plus N2 equal to कांस्टेंट होता है ना नंबर ऑफ मोल्स। हाँ तो इसमें क्या करते हैं ना, एक्चुअली सही बोल रहे हो आप लोग, लेकिन हीट कंजर्व कराते हैं, ये मेरे ख्याल सही स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि हीट कंजर्व करा देते हैं।
खैर वो कैलोरीमेट्री का पार्ट है बच्चा, तो वो हम अभी लेंगे। इसके इस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं और बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं कि हमारे पास 3 लिक्विड्स हैं ए बी सी, ए और बी को मिलाया तो इतना टेम्परेचर, बी और सी को मिलाया तो इतना टेम्परेचर, जब ए और सी मिलाएंगे तब क्या टेम्परेचर बनेगा। खैर अभी टाइम कम है, इसलिए अभी हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में ये माना जाता है कि जो भी इनके अंदर एनर्जी थी वो कंजर्व रहती है, मतलब एनर्जी का सराउंडिंग में न तो कोई लॉस होता है और न ही सराउंडिंग से एनर्जी का कोई गेन होता है। लॉस एंड गेन सराउंडिंग से नहीं माना जाता है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रिंसिपल लगाने जा रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है जो कि NRF/T/2 है, ये यूज करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि नो लॉस ऑफ, मतलब आइडियल कंडीशंस में नो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी। मिक्सिंग ऑफ गैसेस में आप आइडियल कंडीशंस में ये मानेंगे कि देयर इज नो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एंटायर सिस्टम, जिसको कि आप मैकेनिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से पढ़ते हो। तो हम सिर्फ एक रूल लगाते हैं, जो हमारा गैस 1 है उसकी इंटरनल एनर्जी N1 R, मोनोएटॉमिक का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो F1, उसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 था यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2, प्लस इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T2, तो ये लिखेंगे N2 R F2 T2/2, मिक्स करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे N1 प्लस N2, जो इनके नंबर ऑफ मोल बन जाएंगे, इंटू R इंटू नया टेम्परेचर और नया F। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने की, अब यहाँ पर F जो आएगा वो एक मिक्सचर का आएगा और टेम्परेचर भी एक मिक्सचर का आएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे ख्याल से स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है, अभी दिख जाएगा आपको। दिख गया नीचे जो लिखा था? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन में या तो वो आपको मिक्स टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे या क्वेश्चन में मिक्स गैस का F प्रोवाइड करेंगे। बट अगर इसी सीरीज में हम ये मान लें, इसी सीरीज में, मतलब ये तो जनरल प्रोसेस है, इसी सीरीज में अगर आप ये मान लें कि गैस 1 और गैस 2 इनिशियली सेम टेम्परेचर पे थी, अगर हम ये एज्यूम करें, एज्यूमिंग टेम्परेचर 1 वाज इक्वल टू टेम्परेचर 2, मतलब ये दोनों बराबर बराबर टेम्परेचर है, इट मींस कि 40 डिग्री सेल्सियस की गैस को 40 डिग्री सेल्सियस की गैस के साथ मिक्स किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या टेम्परेचर आएगा आप प्रैक्टिकली सोच के देखो। 40 डिग्री की बॉडी को 40 डिग्री के बॉडी से मिक्स करो तो नया जो बॉडी आएगी वो कितने टेम्परेचर की आएगी? ऑब्वियसली कोई चेंज ही नहीं आएगा टेम्परेचर में, बिकॉज जब ना एनर्जी का लॉस हुआ, ना एनर्जी का गेन हुआ, ना बाहर से कोई हीट आई, ना बाहर हीट कोई गई, ना हमने कोई वर्क किया, मतलब कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में प्लस या माइनस नहीं हुई। तो जब 40 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 40 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली रिजल्ट विल आल्सो बी 40 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस कि तब क्या होगा, T1 T2 और ये T मिक्स सब बराबर हो जाएंगे और ये कैंसिल कर जाएंगे, और जब ये कैंसिल कर जाएंगे तो यहां से आपको एक पहला कंसेप्ट मिलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मिक्स गैस निकालने के लिए N1 F1 प्लस N2 F2 एंड डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। और जब मिक्स गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाती है तो हम CV ऑफ मिक्स गैस निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला R/2 इंटू F ऑफ मिक्स। हम लोग गामा ऑफ मिक्स गैस निकाल सकते हैं बिकॉज गामा इज 1 प्लस 2 अपॉन F। ये वाला पॉइंट। तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, दो गैसेस को मिक्स करने के बाद जो नई गैस आएगी उसका गामा क्या होगा, उसका CV क्या होगा, उसका CP क्या होगा। बिकॉज CV मिक्स आ जाएगा तो CP मिक्स तो वैसे भी आ जाएगा मेयर फॉर्मूले से, CP ऑफ मिक्स विल बी R प्लस CV ऑफ मिक्स। कुछ नया नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक पॉइंट है आपका? Yes, sir.
चलिए जी, तो आगे अब अगली क्लास में करेंगे इसके आगे। आप हीट कैपेसिटी पूरा हो चुका है और थर्मोडायनेमिक्स का ऑलमोस्ट काफी हद तक जो पोर्शन था वो कवर भी कर लिया हमने। बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स, अब नेक्स्ट क्लास में 2 चैप्टर की प्रॉब्लम होंगी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, और अभी कैलोरीमेट्री पेंडिंग है सॉलिड और लिक्विड की। तो ये सारा कुछ तीसरी क्लास में कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू।